अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो भी डिसऑर्डर है मुझे यहां पर डिजीज मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी खंगालने के लिए डिसऑर्डर बता रहा है आपको कि ये एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, हर जनरेशन में नहीं दिख रहा, तो आप मानोगे कि यह है स्मॉल डी स्मॉल डी। और अगर ये स्मॉल डी है तो एफ को जीनोटाइप आप दोगे हमेशा कैपिटल डी। क्यों कैपिटल डी इसलिए दोगे आप क्योंकि ये बंदा इस फैमिली से बाहर का है। अगर इस फैमिली से बाहर के जो लोग हैं यहां पर अवेलेबल, आप उन्हें मानोगे कि वो हेल्थी इंडिविजुअल है जब तक कि अदरवाइज ना कहा जाए। अगर किसी को ये बताना होगा कि भाई तुम्हें ये भी मानकर चलना पड़ेगा कि ये हेल्थी है या हेट्रोजाइगोट है, तो वो तुम्हें कुछ हिंट देगा। अगर उसने कहा कि किसी पॉपुलेशन में हेल्थी मिलने की प्रोबेबिलिटी है 500/1000, तो आप कहोगे कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है इसके हेल्थी होने की, तब इंक्लूड करोगे। अगर नहीं कहा गया है तो आप बाहर वाले बंदे को हमेशा हेल्थी मानोगे। तो अब अगर इन दोनों क्रॉस कराया जाए अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो कैपिटल डी स्मॉल डी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी है। कोई डाउट है किसी को कि स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी क्रॉस से केवल मुझे एक ही जीनोटाइप मिलेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, और कोई जीनोटाइप नहीं मिलने वाला। इसकी यही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1। अब दूसरे क्रॉस को लेते हैं, ये स्मॉल डी है, तो नो डाउट एक स्मॉल डी आया होगा इस पेरेंट से, एक स्मॉल डी इस पेरेंट से आया था, क्योंकि ये डिजीज दिखा रखा था इसलिए मैंने इसको स्मॉल डी बोला। लेकिन ये दोनों पेरेंट्स सी और डी नॉर्मल है, तो फिर ये कैपिटल डी स्मॉल डी होना चाहिए। और मुझे यहां डिजीज चाहिए, तो यहां जीनोटाइप मुझे स्मॉल डी चाहिए। स्मॉल डी के लिए इस एच को कैपिटल डी स्मॉल डी होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है, इस क्रॉस में इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहां पर ये बहुत क्रिटिकल है, जिसको ध्यान देना है तुम्हें। बहुत लोग यहां गलती कर जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करेंगे और कह देंगे कि बस अब होता है तो ठीक, नहीं होता तो अपने घर चलते हैं। कैपिटल डी स्मॉल डी को क्रॉस कराने पर आपको मिलते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। प्रोबेबिलिटी है 1/4, 2/4 और 1/4। अब अगर आपसे कहा गया है पेडिग्री में कि मुझे केवल कैपिटल डी स्मॉल डी चाहिए, तो जो बाय डिफॉल्ट आंसर निकल के आता है लोगों के मन में वो है 2/4, कि इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है 2/4। और फिर इन दोनों के क्रॉस कराने पर इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो जो इस पेडिग्री में ये लास्ट वाला बंदा बीमार मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी उनके हिसाब से निकलती है 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो मतलब 2/16 या फिर कह दीजिए 1/8। अगर आपके 4 ऑप्शनों में से एक भी आंसर ना तो ये है और ना ये है, इमीडिएटली अपनी सोच बदल दो। इस पेडिग्री को ऐसे मत सॉल्व करो। अब दूसरी बात लो, देखिए, अब जो ध्यान देने वाली बात है ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें यह पता है कि स्मॉल डी चाहिए, तो इट शुड बी स्मॉल डी, दूसरा कैपिटल डी होना चाहिए। इस पेडिग्री में जितने भी बीमार लोग हैं उन्हें दिखाया गया है कि वो बीमार है। क्या एच को दिखाया गया कि बीमार है वो? यानी कि एच वाली प्रोबेबिलिटी में कि एच क्या है, या तो ये कैपिटल डी है या ये कैपिटल डी स्मॉल डी है। आप ये मत कहो कि ये स्मॉल डी हो सकता है, आप इस प्रोबेबिलिटी को यहां काउंट ही नहीं करोगे। इसके मिलने के चांस है किसी क्रॉस में 1, इसके मिलने के चांस हैं 2। तो जब आप केवल इन 2 को कंसीडर कर रहे हो, आप इसे कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो आप फिर 4 नहीं लेने के, आप कहोगे 1/3 चांस है होमोजाइगस मिलने के, 2/3 चांस है इसके मिलने के। क्योंकि शेड नहीं किया गया था तो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इट इज नॉट स्मॉल डी। तब आप कहोगे कि ये मिलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, और आप इसको चेंज कर दोगे 2/3, और 2/3 करते ही आंसर क्या होगा? 2 1 जा 2 1 जा 2, 3 4 जा 12। ये आंसर 1/6 है। तो अगर आपके आंसर मैच नहीं कर रहे, तो आपको इस अप्रोच का इस्तेमाल करना है कि शेडेड और नॉन शेडेड का फर्क क्या है। अगर वो नॉन शेडेड था तो जो शेडेड का फिनोटाइप था वो आप यूज नहीं करोगे, ना काउंट करोगे उसे।
ऐसी एक ये भी है कहानी, इफ इंडिविजुअल थर्ड का 3, जनरेशन थर्ड का 3 की बात कर रहे हैं, वर टू हैव अ डॉटर, अगर इसे एक डॉटर हो जानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द डॉटर वुड रिसीव द डिजीज स्ट्रेट फ्रॉम हर मदर, थर्ड का 3, थर्ड के 3 से उसे डिजीज मिल जाए, पेडिग्री है ये, दिस इज थर्ड की 3, इसकी शादी हो रही है किसी बंदे के साथ में, हालांकि इस केस में उन्होंने शादी की बात नहीं कर रखी कि शादी कौन कर रहा है, और फिर ये बात कर रहे हैं कि जो बच्ची है उसे डिजीज का ट्रेट मिल जाए, याद रखिएगा डिजीज हो जाना इज समथिंग डिफरेंट, और डिजीज का ट्रेट हो जाने का मतलब है उसके पास अलील आ जाए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जीनोटाइप क्या है। तो अगर आप इसके जीनोटाइप को चेक करोगे, और आई थिंक हो सकता है कि हमारे पास इसमें डायग्राम में कहीं कुछ थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे जाए, बट एनीवे, तो पहली बात यह है कि क्या ये जो पूरी पेडिग्री है ये डोमिनेंट डिसऑर्डर की है या रिसेसिव डिसऑर्डर की, हमें ये पता होना चाहिए। तो लेट्स सी, जनरेशन टू जनरेशन हर एक में मुझे डिजीज दिखाई दे रही है, हालांकि यहां नहीं दिख रही, बट फिर यहां दिख रही है मुझे। तो मुझे ये साबित हो गया कि जो डिजीज है ये डिजीज एक सही मायने में डोमिनेंट डिसऑर्डर की है। अब 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 पेरेंट्स हैं, जिनमें से 1 के पास डिजीज्ड है, मैं इसको थोड़ा सा यहां बना लेता हूं, इसके पास डिजीज्ड है, लेकिन 2 के पास डिजीज नहीं है, ये है जनरेशन सेकंड के। तो इसमें से किसका जीनोटाइप मुझे श्योरली पता है। देखिए इस केस में डिजीज्ड कंडीशन या तो कैपिटल डी है या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी, लेकिन कंफर्म्ड कंडीशन है हेल्थी की, जो स्मॉल डी होगा, और हेल्थी है ये, तो ये स्मॉल डी है पक्का। और दूसरा वाला जो है वो कैपिटल डी स्मॉल डी हो सकता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट बच्चे दिख रहे हैं मुझे, ये सबके सब हेल्थी हैं, स्मॉल डी, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ये था ये वाकई में कैपिटल डी स्मॉल डी है। अब कैपिटल डी स्मॉल डी मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस में अगर मुझे कोई डिजीज मिल रहा है, तो क्या इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कैपिटल डी होगा या ये कैपिटल डी स्मॉल डी होगा? क्योंकि दूसरे पेरेंट के पास दूसरी डिजीज की बीमारी की अलील ही नहीं है, तो आपको ये कंफर्म्ड है कि कंडीशन केवल ये है कैपिटल डी स्मॉल डी। अब जो भी कोई माँ है कैपिटल डी स्मॉल डी वाली, बीमारी की अलील उसके पास 50% है, तो जब वो गैमेट्स बनाएगी तो 50% गैमेट्स में डिजीज्ड है, 50% गैमेट्स में डिजीज नहीं है, तो उसके पास जो बच्चे को नेक्स्ट प्रोजेनी को डिजीज ट्रांसमिट करने की एबिलिटी है वो है 50%, या फिर बोल दीजिए फ्रीक्वेंसी में 0.50। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था फिनोटाइप को आइडेंटिफाई करना, और फिनोटाइप आइडेंटिफाइड किस बेस पे हो पाया हमारा? केवल इस बेस पर कि हम ये जानते हैं कि हेल्थी इज स्मॉल डी। आपने एक हेल्थी पकड़ा, फादर मदर को उनकी एलील्स वापस की, और आपने अब उनका फिनोटाइप देख के बता दिया कि दिस इज स्मॉल डी एंड दिस इज कैपिटल डी, क्योंकि कैपिटल डी वाला जो डिजीज कॉज कर रहा है, और क्योंकि यहां कैपिटल डी स्मॉल डी है, स्मॉल डी, तो आपने अब इससे पता लगा लिया कि जो थर्ड है, थर्ड केवल कैपिटल डी स्मॉल डी हो सकता है, क्योंकि दूसरे पेरेंट के पास एक और कैपिटल डी नहीं था देने के लिए। कैपिटल डी किसी क्रॉस में तभी तब बनेंगे जब दोनों पेरेंट्स के पास कम से कम एक कैपिटल डी अवेलेबल हो, जो कि इस केस में है नहीं। इस केस में तो जो आपको दिख रहा था कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी था, तो केवल इसी के पास है एक ही कैपिटल डी आ सकता है ऑफस्प्रिंग में, और उसी की वजह से प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 में पेडिग्री ब्लो रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अगर आपको सिर खर्च करना था कि पेडिग्री देख के पता लगाएंगे कि ये ऑटोसोमल है रिसेसिव है, तो उन्होंने पहले दे रखा है। अब आपको ये पता लगाना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल 6 नंबर हेट्रोजाइगोट, ये कह रहे हैं कि इट शुड बी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इस केस में इस पूरी कहानी में किसका जीनोटाइप तुम श्योर बोल सकते हो? याद रखिएगा जब भी कभी रिसेसिव डिसऑर्डर्स आएंगे, आप जिसका श्योरली जीनोटाइप बोल सकते हो वो है डिजीज्ड बंदा, और डिजीज बंदे का जीनोटाइप हमेशा स्मॉल डी लिखोगे आप। और डोमिनेंट डिसऑर्डर में आप जिसका जीनोटाइप श्योरली बोल सकते हो वो है हेल्थी, और हेल्थी का आप हमेशा स्मॉल डी लिखोगे।
ये बात ध्यान रखना, स्मॉल डी को चिपका मत देना डिजीज के साथ में। एनीवे, तो पॉइंट ये है, अब मुझे यहां पे रेसेसिव डिसऑर्डर है तो मैं 7 का पक्का जीनोटाइप कह सकता हूं कि ये है स्मॉल डी स्मॉल डी। अब इस स्मॉल डी में से एक डी आया होगा इससे, एक डी आया होगा इससे, लेकिन ये दोनों हेल्थी दिखाई दे रहे हैं, तो बट वैसे दूसरा कैपिटल डी होना चाहिए। अब क्वेश्चन इतना सा रह गया है कि कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी से कैपिटल डी स्मॉल डी मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब क्योंकि इसको शेड नहीं कर रखा, तो देखिए इसे हेल्थी होना चाहिए, और हेल्थी केवल 2 कंडीशन में होता है, इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगोट में। तो यहां स्मॉल डी हमें कंसीडर ही नहीं करना, करना भी चाहो तो कर सकते हो, 1/4 आंसर आएगा उसे करने पर, जो आपका पहला आंसर भी है। लेकिन फिर सवाल उठेगा इसे शेड थोड़ी कर रखा है किसने, और दूसरा ये हेटेरोजाइगोट की बात कर रहे हैं। तो अब इस केस में केवल आपको इनमें से निकालना है, 2 ये होते हैं 1 ये होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, वो जो हमने पीछे किया था। आंसर ये। Then next question है, the following pedigree shows the inheritance pattern of a trait. From the following, select the possible mode of inheritance. अब यहां आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि भाई ये डोमिनेंट है या फिर ये रिसेसिव है, और साथ में प्रोबेबिलिटी भी चाहिए कि जो जनरेशन 3 की डॉटर है इसका ट्रेट दिख जाए। ट्रेट दिखाना है, ट्रेट दिखाना है तो मतलब डिजीज होना चाहिए। अब पॉइंट ये है, जनरेशन में है बीमारी, जनरेशन में है और नेक्स्ट का हमें पता नहीं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है या रिसेसिव। अब ऑप्शन देखिए गौर से, रिसेसिव 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 रिसेसिव, तो क्या ऑप्शन देखने के बाद भी तुम माथा पच्चे गिनना चाहोगे कि भाई ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है? अब आपको मालूम है रिसेसिव ट्रेट है। अब रिसेसिव ट्रेट में किसका कंफर्म्ड मालूम है तुम्हें? आपको मालूम होता है वो जो डिजीज्ड है, लेकिन यहां एक्स लिंक्ड और ऑटोसोम का भी कंफ्यूजन है। अब आप ये देखो कि एक्स लिंक्ड में क्या नहीं हो सकता, फादर से सन को डिजीज नहीं जा सकती, और अगर फादर से सन को डिजीज जाते हुए दिखाई दे रही है मुझे, तो फिर इट कैन नॉट बी अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो ये वाली बात भी खत्म हुई हमारी। अब ये ऑटोसोमल वाली बात बची, तो ऑटोसोमल में अगर मैं रेसेसिव डिसऑर्डर बोल रहा हूं तो ये स्मॉल डी है। अब इसका मुझे पता नहीं जीनोटाइप, लेकिन जो फादर है ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी या स्मॉल डी हो सकता है, वी डोंट केयर या वी केयर। नोटिस करो, अब इस पेडिग्री में आप बड़े आराम से जीनोटाइप देख सकते हो। एक बार हमने ट्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं कह रहा हूं कि जितने भी डिजीज हैं उन सबको स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी कर दो। अब अपने आप से सवाल पूछो, ये 2 स्मॉल डी कहां से आए? एक तो इनमें से कोई सा है और दूसरा स्मॉल डी यहां से आया है, बट ये हेल्थी है तो ये हेटेरोजाइगोट है। अब इस क्रॉस में कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी से अगर मुझे हेल्थी मिल रहे हैं, तो क्या मुझे हेल्थी कैपिटल डी मिल सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि फिर इस पेरेंट के पास कैपिटल डी होना चाहिए था, जो कि है नहीं। तो हेल्थी केवल इस क्रॉस में कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेंगे, यानी कि कैपिटल डी स्मॉल डी। और अगर ये कैपिटल डी स्मॉल डी है और ये स्मॉल डी है, कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी से तो बीमारी मुझे मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इस क्रॉस में ये मिलने की प्रोबेबिलिटी, नोटिस कीजिए, जब भी कभी ये कंडीशन होगी तो केवल 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ये वाले और दूसरे ये वाले, 1/2 एंड 1/2। तो आपको जो डिजीज चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। जब तक आप जीनोटाइप के पीछे नहीं पड़ोगे कि जीनोटाइप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं रिसेसिव में बीमार का जीनोटाइप पकड़ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्मॉल डी। डोमिनेंट डिसऑर्डर में हेल्थी का जीनोटाइप पकड़ लो, स्मॉल डी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हेल्थी को कैपिटल डी मत लेना डोमिनेंट में, क्योंकि वहां डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जहां कैपिटल डी होगा वहां डिजीज होगी। क्वेश्चन नंबर 26, the following pedigree chart shows inheritance of given trait. The trait can be called,
ऑटोजोमल, ऑटोजोमल, एक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड। मेरी सलाह यह भी है कि क्वेश्चन के ऑप्शन देखे बिना कभी पेडिग्री में उलझो मत। पेडिग्री पर अपने हाथ साफ करने से पहले यह जान लो कि एग्जामिनर ने आपको क्या ऑप्शन दिया और केवल उन 4 ऑप्शनों में दिमाग रख के घूमो। मतलब अगर यहां ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, फिर आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव की भी यहां बात ढूंढ रहे हो तो फायदा क्या होगा आपको उसका। सेक्स लिमिटेड, एक सेक्स में दिखनी चाहिए, दूसरे में नहीं दिखनी चाहिए। मेल भी है, फीमेल भी है, खत्म कहानी। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो इस फादर ने अपने सन को बीमारी कैसे दे दी। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो फिर 2 बीमार पेरेंट से ये हेल्थी बच्चे कैसे पैदा हो गए। बचा क्या, केवल ऑटोजोमल डोमिनेंट। याद रखिएगा कोई भी रिसेसिव डिसऑर्डर कि अगर दोनों पेरेंट बीमार हैं, मतलब रिसेसिव डिसऑर्डर आपने फाइंड कर लिया और आपने कहा कि बीमार मदर, बीमार फादर, तो उसके सारे बच्चे बीमार होंगे, हेल्थ नहीं मिलने के। क्वेश्चन नंबर 59, the inheritance of a given disorder is recorded in the 3 small families shown below. Based on the above limited information, इनमें से कौन सा inheritance pattern best एक्सटेंड करेगा ऑब्जर्वेशन को। अगेन ऑप्शन चेक करो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव चाहिए, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव एंड ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो भाई ये बीमार है बट ऊपर से कोई बीमार नहीं है, तो फिर तो ये डोमिनेंट डिसऑर्डर तो होने से रहा, क्योंकि किसी पेरेंट में तो जीन होती है ना उसकी बीमारी की, यानी कि ये डोमिनेंट वाले दोनों ऑप्शन गए। अब आती है बात एक्स लिंक्ड की। अगर एक्स लिंक्ड का कैरेक्टर की बात करें हम लोग, तो एक्स डिजीज्ड ये होनी चाहिए, एक्स डिजीज्ड ये होनी चाहिए। तो इसके पास जो 2 एक्स क्रोमोसोम आए, एक तो यहां से आना चाहिए और दूसरा आना चाहिए था डिजीज्ड का यहां से। ओ तेरी, बट बापू तो ठीक ठाक है दिखने में। अगर ठीक ठाक है तो फिर उसका एक्स नॉर्मल है, और अगर उसके पास एक्स नॉर्मल है तो डॉक्टर के पास होमोजाइगस कंडीशन कहां से आएगी, तो ये भी भूल जाओ। तो ये कहानी ये नहीं है असल में, ये कहानी है स्मॉल डी की, ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स की। स्मॉल डी है और इसके सारे बच्चे नॉर्मल है, तो प्रॉब्ली हो सकता है कि ये कैपिटल डी हो, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, एंड सेम आप ये हर जगह अप्लाई कर दो आप, तो आप जस्टिफाई कर दोगे कहानी को। आप कहोगे कि ये भी स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है, लेकिन फिर ये नॉर्मल कैसे हुआ, क्योंकि प्रॉब्ली जो दूसरा पेरेंट है वो है हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट जस्टिफाई करता है डॉटर को भी और जस्टिफाई करता है इस रिजल्ट को भी। सिमिलरली आप यहां भी कर सकते हो कि हो सकता है ये हेट्रोजाइगोट होंगे जिनसे ये स्मॉल डी मिल गया। देन क्वेश्चन 59 के बाद शायद आंखों की कुछ पट्टियां खुली हो पेडिग्री सॉल्व करने के जो आपके डर थे उसको लेकर के, और आई थिंक आई होप विश भी करता हूं मैं कि इस पार्ट के बाद शायद पेडिग्री का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप उसे कर लोगे, बशर्ते कि आपने इस सेशन को ठीक से किया हो, आप समझ गए हो चीजों को। आई डोंट नो कि मैं आपको समझा पाया या नहीं, बट याद रखिएगा कि जो हमने आज बाउंड्री खींची है यही बाउंड्री है जो हमारे काम आने वाली है इस एग्जाम में। इससे ज्यादा कुछ आएगा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, इसके अंदर बहुत कुछ मिल जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन आज आपने ली है ये केवल पेडिग्री में ही दिखाई देगी, ऐसी भी शर्त नहीं है, आपको ये इन्फॉर्मेशन और कई तरीके से दिख सकती है।